नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस। सबसे पहले मैं अपने मित्रों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि बहुत दिनों से आपके पास नियमित रूप से वीडियो नहीं आ रहा था। उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और गांव में हम लोग चले गए थे और गांव में आज की जो मौसम है उसमें गेहूं वगैरह फसल वगैरह काटा जाता है। तो इन सारे चीज़ों में हम गांव में जाएं तो गांव में गए तो उस तरह की उपकरण जो है उपलब्ध नहीं था, इसीलिए नियमित रूप से वीडियो नहीं आ रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चलिए टाइम वक्त ज़ाया न करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी अर्थात अक्षर विचार। जी हाँ, यह हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हिंदी व्याकरण में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा अक्षर विचार, जिसको हम अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं, हिंदी में अक्षर विचार कहते हैं। फोनोलॉजी को हम लोग ऑर्थोग्राफी भी कह सकते हैं, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऑर्थोग्राफी का मतलब भी होता है अक्षर विचार। देखिए, अक्षर विचार का मतलब सबसे पहले समझिए, हिंदी व्याकरण में शुरू कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अक्षर विचार का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले देखते हैं। अक्षर विचार जो होता है, हिंदी साहित्य की, हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अक्षर विचार कहते हैं। जी हाँ, अक्षर विचार अर्थात फोनोलॉजी हिंदी व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसको हम लोग अक्षर विचार या इसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं या इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अब देखिए, अक्षर विचार जब अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें बात साफ उत्पन्न होता है कि भाई इसमें अक्षर विचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो अक्षर विचार कहने से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि इसमें हम लोग अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात अक्षर मतलब लेटर, अर्थात इसको वर्ण कहते हैं हिंदी में। अक्षर विचार अथवा इसको वर्ण विचार भी हम लोग कह सकते हैं। समझते हैं वर्ण विचार अथवा इसमें हम लोग वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण कहते हैं किसको। तो हिंदी में वर्ण की परिभाषा होती है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मूल ध्वनि। अब जैसे कहेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर वर्ण को तो खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे आपका एक वर्ण हो गया का, तो का को तो हम विभक्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे? तो का को हम तोड़ सकते हैं का प्लस आ। का प्लस आ इज इक्वल टू होता है का बराबर का। लेकिन हम वर्ण की परिभाषा बता रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, अक्षर को नहीं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। हमारे मुखार बिंदु से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको वर्ण कहा जाता है, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे वर्ण आपका का हो गया, तो का को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद ये का प्लस आ जो मेरा है, ये ध्वनि उत्पन्न होता है का। तो का कहने से का और आ आता है, और का और आ आता है, तो का और आ को फिर हम विभक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अर्थात अक्षर कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते। आइए वर्ण की परिभाषा हम लोग देखें, अक्षर की परिभाषा हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण जो होता है यानी कि अक्षर विचार जो होता है वो कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी अक्षर को कितने वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ, अक्षर को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है इसको स्वर कहते हैं और दूसरा जो है हम इसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। अब सवाल उत्पन्न होता है कि सर स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर वर्ण का मतलब होता है वैसा अक्षर, वैसा वर्ण जिन वर्णों की उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जी हाँ, जिन वर्णों की उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से ना होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण की परिभाषा में देखते हैं, जैसे स्वर वर्ण में हो गया आपका आ, तो आ का जब उच्चारण करते हैं तो इसके साथ में कोई अन्य अक्षर मददगार नहीं साबित होता है, इसको हेल्प नहीं करता है। आज जब हम मुंह से निकालते हैं तो इसके साथ कोई दूसरा अक्षर अटैच नहीं होता है, तो इसको कहेंगे कि स्वर है, क्योंकि इसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होती है। बगल में आप देख सकते हैं स्वर वर्ण की जो संख्या है कितना है? आ ई उ री ए ओ औ, ये सारे जो है आपका क्या है? स्वर्ण वर्ण है।
इसको हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। इन वर्णों का उच्चारण जब करते हैं हम आ ई उ री ए ओ औ, तो इसके साथ उच्चारण करने के बाद इसके साथ कोई लेटर जो होता है, कोई अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है, सहायता नहीं करता है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से होती है। जी हाँ, जिन वर्णों की उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण में आपका, जैसे आपका काय आ गया, चाय आ गया, टा आ गया, यानी का से पूरा आपको का वर्ग हो गया, चा से चा वर्ग हो गया, टा से टा वर्ग बोला, ता से ता वर्ग बोला, पा से पा वर्ग बोला। ये सारे को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का जब बोलते हैं तो का उच्चारण जब करते हैं तो इसके साथ में स्वर वर्ण जो होता है मदद करता है इसको। जैसे का को उच्चारण करते हैं तो का प्लस आ इज इक्वल टू का, तो का उच्चारण कर रहे हैं, का मेरा व्यंजन वर्ण है, और का जब उच्चारण करते हैं तो इसके साथ में कौन मदद करता है, इसको स्वर वर्ण मदद करता है। तो हम व्यंजन वर्ण की परिभाषा बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि जिन वर्णों की उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सर कि व्यंजन वर्ण हो गया, अब स्वर वर्ण हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या कि स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण का, स्वर वर्ण का देखिए 3 भेद होता है। पहला को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, दूसरा को दीर्घ स्वर कहते हैं, तीसरा को प्लुत स्वर कहते हैं। जी हाँ, पहला को ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दूसरा को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, और तीसरा को हम लोग क्या प्लुत स्वर कहते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 3 स्वर होता है आपका। अब हम लोग जानकारी लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं और दीर्घ किसको कहते हैं, प्लुत किसको कहते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वर का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जी हाँ, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है 4 होती है। जैसे में आपका आ ई उ री, ये जो हो गया आपका ह्रस्व स्वर हो गया, इसकी संख्या क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। इसमें थोड़ा समय लगता है जब उच्चारण करते हैं। तो जैसे कहते हैं आ, तो आ जब कहते हैं ना तो एक झटके में उच्चारण इसका नहीं होता है, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। आ, जैसे में आपका ई, जैसे में आपका ऊ, जैसे में आपका री, तो ये 4 ऐसे वर्ण है जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा दुगना समय लगता है इसमें। यानी जिन वर्णों की उच्चारण ह्रस्व वर्ण से थोड़ा ज्यादा लगता है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ। यानी दीर्घ में आता है जो आपका अक्षर वो आता है आ ई उ ए ओ औ, यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। जैसे आ बोलते थे तो आ जब बोलते थे तो इससे ज्यादा समय इसमें आ में लग रहा है, आ यानी आ से थोड़ा ज्यादा समय, तो इसको दीर्घ कहते हैं। जैसे ई छोटी ई है तो ई, और इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें बड़ी ई में लगता है ई, यानी कि इससे ज्यादा समय लग रहा है। तो इसकी जो संख्या होती है, दीर्घ का जो संख्या होता है वो टोटल कितना होता है, 7 होता है। दीर्घ का संख्या कितना होता है, 7 होता है। अब देखते हैं हम लोग प्लुत किसको कहते हैं, प्लुत स्वर। तो प्लुत जो है ना दुगना, यानी कि इससे भी दुगना, दीर्घ से भी दुगना इसमें आपका प्लुत में आपका समय लगता है। जैसे थोड़ा समय इसमें ह्रस्व में लग गया और दीर्घ में लग गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा यानी दुगना, इससे दुगना समय लगा, और प्लुत में इससे भी दुगना लगेगा, उसको प्लुत कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे में प्लुत स्वर में आपका हो जाता है ओम, जो हम लोग जाप करते हैं ना ओम, तो ओम को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। स्वर वर्ण देखिए हम लोग, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। व्यंजन वर्ण भी होता है 3 प्रकार के। सबसे पहले स्पर्श कहलाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन सबसे पहले देखिए क्या होता है। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का मतलब हो गया का से लेकर मां तक, यानी का वर्ग के जितने भी आपका अक्षर आते हैं, का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का खा गा घा अड़ा,
उसी तरह से चा वर्ग में आपका आता है 5 चा छा जा झा इया। उसी तरह से टा वर्ग में आता है 5 टा ठा डा ढा ना। उसी तरह से आपका ता वर्ग में आता है ता था दा धा ना। उसी तरह से पा वर्ग में आता है पा फा बा भा मा। तो ये यानी कि स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है का से लेकर मा तक जो अक्षर होता है उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या टोटल कितना है 25। 5 गो वर्ग होता है। अब वर्ग जो होता है वो किसको, तो वर्ग जो होता है लेटर पहले जो अक्षर होता है किसी भी वर्ग का पहला जो अक्षर होता है उसी से उसका नाम दिया जाता है। जैसे आपका का वर्ग जो होता है का खा ग में का शुरू में आता है तो इसीलिए का वर्ग कहते हैं। और चाछा जजा में आपको चा जो होता है शुरू आता है इसलिए चा वर्ग कहते हैं। टाठा डाडा में टा जो होता है शुरू में आता है इसलिए टा वर्ग कहते हैं। ताथा दादा में ता जो होता है शुरू में आता है ता वर्ग कहते हैं। पाफा बाबा में पा जो होता है वो शुरू में आता है इसलिए पा वर्ग कहते हैं उसको। जी हाँ, तो स्पर्श व्यंजन का मतलब का से लेकर मा तक, इसकी संख्या टोटल 25। दूसरा अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है देखिए क्या, अंतस्थ या रा ला वा, ये 4 जो वर्ण होता है व्यंजन वर्ण उसको हम लोग अंतस्थ कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अंतस्थ व्यंजन में स्वर जो होता है छुपा हुआ रहता है। जी हाँ, इसमें स्वर वर्ण छुपा रहता है। जैसे या बोलते हैं हम लोग, बोलिए या, तो या बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके साथ साथ स्वर भी छुपा हुआ है। जैसे रा बोलते हैं तो रा प्लस आ इज इक्वल टू रा। जैसे ला प्लस आ, यानी कि अंतस्थ व्यंजन में ही ये क्या छुपा रहता है, इसमें स्वर छुपा रहता है। इसको हम अंग्रेजी में सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है 4। ठीक उसी तरह से उष्म का मतलब होता है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय थोड़ा सा ऊष्मा निकले, गर्मी निकले, हमारे मुखार बिंदु से थोड़ा सा ऊष्मा निकलता है। जैसे सा जब बोलते हैं ना तो सा थोड़ा सा हमसे हमारी मुखार बिंदु से गर्मी निकलती है। सा जैसे में आपका ये तालव्य सा है, ये मूर्धनी सा है, ये आपका दंती सा है, और ये है हा। तो ये 4 ऐसे वर्ण है जिसको उष्म वर्ण कहा जाता है, जिसमें हम लोग उच्चारण करते समय क्या होता है तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। तो ये टोटल व्यंजन हो गया आपका 3, स्पष्ट, अंतस्थ और उष्म। और स्वर हो गया 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जब ये दोनों अध्ययन कर लिए आपका स्वर और व्यंजन, तो एक चीज और आता है, देखिएगा यहाँ अनुस्वार। अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुनासिक किसको कहते हैं, विसर्ग किसको कहते हैं, देख लीजिएगा। अनुस्वार का मतलब ये होता है अन्न को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पर बिंदु जो दिया गया है इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका जब उच्चारण होता है, अनुस्वार का जब उच्चारण होता है तो यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं कि हवा जो है उच्चारण करते समय नाक से निकलती है। उच्चारण जोर से होता है, हवा जो होता है नाक से निकलती है, और यह स्वर और व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जी हाँ, इसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग हम स्वर वर्ण के ऊपरे में करते हैं या व्यंजन वर्ण के ऊपरे में करते हैं। जैसे अंक, तो अंक में आ के ऊपर, आ जो है स्वर है, आ के ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। चंचल, चा जो है आपका क्या है, व्यंजन है, चा के ऊपर में जो है अनुस्वार का प्रयोग किया गया। मंगल, मां के ऊपर जो है आपका अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब कि अनुस्वार जो होता है जब इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हवा जो होती है नाक से निकलती है और उच्चारण जोर से होता है, और यह स्वर और व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं अंक, तो अंक जब बोलेंगे तो नाकिया से हमको हवा निकलेगा। चंचल, तो नाक से हमको हवा निकलता है, एक झटका में बोल देते हैं। आइए दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं, अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु समझते हैं, चंद्रमा के ऊपर एक बिंदु दिया गया रहता है, उसको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु होता क्या है, तो जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से, मुख से भी और नासिका बोले तो नाक से भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु दोनों से होता है। जैसे बांसुरी जब हम लोग बोलते हैं ना तो इसको मुख से भी उच्चारण होता है और आपको नाक से भी उच्चारण होता है, तो उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं या चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ बांसुरी जो है, बा पर वहां पर चंद्र बिंदु दिया गया बांसुरी। जब बांसुरी को उच्चारण करते तो हवा जो है मुख से भी निकलता है और नाक से भी निकलता है। जैसे कुआं, जैसे आंख, तो इसको हम लोग अनुनासिक, इसको चंद्र बिंदु जब देते हैं तो अनुनासिक कहा जाता है। तीसरा जो है ये विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं, देखिएगा विसर्ग जो होता है इसको विसर्ग कहते हैं। आह जो होता है ना, आह, तो आह को विसर्ग कहते हैं। इसमें 2 बिंदु दिया गया रहता है तो इसको विसर्ग कहते हैं।
उच्चारण एक झटके में विसर्ग का होगा और स्वर और व्यंजन के बाद में लगता है, ये बाद में ऊपर नहीं लगता है, ऊपर जो लगता है उसको हम लोग चंद्र बिंदु अनुनासिक कहते हैं। ये उच्चारण जो होता है इसका एक झटके में होता है और स्वर और व्यंजन के बाद में लगता है, स्वर और व्यंजन के बाद में लगता है। और इसका उच्चारण जो होता है हा के तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रातः, ता के ये प्रातः जो है, प्रातः के अंत में देखिए ता के अंत में आपका जो दिया गया है विसर्ग है, 2 बिंदु है, विसर्ग है। जैसे आता, तो आता 2 बिंदु है तो विसर्ग है। तो इसका जब उच्चारण हम लोग करेंगे ना तो एक ही झटके में बोल देंगे, प्रातः, आता, एक ही झटके में बोल दिए, तो इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। अब देखिए ये जो दोनों आपका अनुस्वार और अनुनासिक जो हुआ, अनुस्वार और अनुनासिक को हम लोग अयोग वाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, अनुस्वार और अनुनासिक को हम लोग अयोग वाह के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई कहेगा कि अयोग वाह क्या होता है तो आप बताइए, अनुस्वार और अनुनासिक को ही अयोग वाह कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और साथ में उसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंचे। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।